नमस्कार। भारतवर्ष के एक महान नीतिकारक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भारतवर्ष के संदर्भ में, जहाँ पर राजा का बेटा राजा और जहाँ पर कुछ लोग जन्म से ही अपने अपने आप को महान समझने लगते थे, उनके संदर्भ में बहुत ही खूबसूरत लाइनें कही थी। उनमें से एक थी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। और चाणक्य ने इसे सिद्ध किया अपने ऊपर भी। उन्होंने एक 10 वर्षीय बालक को शिक्षित किया, बड़ा किया और उसे इस भारतवर्ष का सबसे महान, सबसे ताकतवर और सबसे योग्य शासक बनाया। और शायद आप उनका नाम जानते होंगे। उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज हमारा मानचित्र का कार्य रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को दर्शाना, और साथ में हम बात करेंगे दो और राजाओं की, जो एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, और उसके बाद उनके पोते अशोक। तो आज हम इन तीनों के ही एक साथ साम्राज्य के बारे में जानेंगे और किस तरह से भरेंगे वो भी जानेंगे। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन के बारे में कि हमें लिखना क्या होगा उसके संदर्भ में। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, आइए जानते हैं कि कहाँ तक फैला हुआ था। इनका जो साम्राज्य था बहुत ही विशाल था, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक यह फैला हुआ था। अगर मैं आज की बात करता हूँ तो आज का आधुनिक भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान के कुछ भाग, फिर अगर मैं पूर्व की तरफ जाऊँ तो बांग्लादेश। तो इतने बड़े साम्राज्य के ऊपर इन्होंने शासन किया, और वो भी ईसा पूर्व से 300 वर्ष पहले की बात हम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में अचंभा करने वाली बात है कि उस समय जब कोई यातायात के साधन नहीं थे, कोई कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं था, तब भी इतने बड़े साम्राज्य पर बड़ी योग्यता के साथ शासन करना, ये सिखाता है चंद्रगुप्त मौर्य का और उसके गुरु का योग्य होना। तो उस समय पाटलिपुत्र की जो गणना थी, जो राजधानी हुआ करती थी, वो इसका वैभव इतना बड़ा था, वो इतने बड़े जगह के ऊपर फैला हुआ एक नगर था कि एशिया के सबसे बड़े नगर के तौर पर उसे जाना जाता था। तो इतना वैभव था इस भारतवर्ष का। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। उसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था, और इन प्रांतों के नाम थे, याद रखने वाली बात है। सबसे पहले प्रांत का नाम था मगध प्रांत। मगध, जहाँ पर राजा की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और यहाँ पर चंद्रगुप्त सीधे तौर पर उस प्रांत का मुखिया होता। पूरे साम्राज्य का तो रहता था, लेकिन उस जगह का भी वही होता था। वहाँ पर कोई भी कुमार जो है गद्दी पर नहीं बैठता। अगर मैं उदाहरण दूँ आज की डेट में कि भारतवर्ष की राजधानी का नाम दिल्ली है, जहाँ पर जो है सभी बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री जो है का कार्यालय है, लेकिन पैरेलल वहाँ पर एक और सरकार चलती है दिल्ली में, जो केजरीवाल की सरकार है। तो इस प्रकार का दोहरी व्यवस्था उस समय स्थापित नहीं थी, कोहरी व्यवस्था थी। केवल मगध में राजा ही बैठेगा, कोई कुमार वहाँ का बड़ा अधिकारी नहीं होता था। कुमार कौन होता था? जो उस प्रांत का मुखिया होता था। तो दूसरा जो प्रांत आता हुआ था उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिम में कौन सा आता? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से। तो वहाँ की राजधानी का नाम था तक्षशिला। ये भी बताऊंगा मैं कहाँ पर पड़ता है। पूर्वी प्रांत, जो भारतवर्ष का मध्य हिस्सा आता था, उसकी राजधानी का नाम उज्जैनी अथवा उज्जैन था, याद रखना है आज का उज्जैन। चौथा था दक्षिणी प्रांत, जो सुदूर दक्षिण में कृष्णा नदी के आसपास वाला क्षेत्र, उसकी राजधानी का नाम था स्वर्णगिरी। भाव का मतलब है, स्वर्णगिरी का मतलब है सोने के पहाड़ जैसा, ये हुआ स्वर्णगिरी। पांचवा जो प्रांत था वो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में, उसे जीत लिया था। एक ही लड़ाई लड़ी थी और उसके पश्चात कोई लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी। तो इसे पांचवा प्रांत जो है किसने बनाया था? अशोक ने।
अब मतलब क्लियर ही हो जाता कि अगर यदि आपको आता है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य तो आप केवल लिखेंगे 4 प्रांतों के बारे में और ख़त्म कर देंगे। लेकिन यदि आप अशोक लिखेंगे तो अशोक साम्राज्य आएगा, तो आपने ये भी लिखना पड़ेगा, पांचवा कलिंग प्रांत के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसकी राजधानी का नाम था तोसाली। और प्रांत के मुखिया को कुमार कहा जाता था, और जो कुमार होते थे वो प्राय कौन होते थे? राजा के बेटे, जिन्हें राजकुमार कहा जाता था। तो इस पद पर नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगी। अब हमें मालूम है कि किस तरह से हमें अपने साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को करना है। हमने 1857 ईस्वी के विद्रोह के मुख्य केंद्र किए, तो उसी से संबंधित 5 या 6 लाइनें वैसे ही आपने इस मानचित्र में भी देनी है। तो प्रारंभ करते हैं। ये वैसी ही है जैसे हमने 1857 में दी थी। आधा हिस्सा कर दिया हमने, और एक और रेखा लेनी हमने यहाँ से नेपाल से, ये भी वही है जो 1857 ईस्वी में की थी। अगली रेखा जो है, जो हमने ली थी, वो यहाँ से बैरकपुर, यहाँ जैसे जगह थी वो बैरकपुर थी। इन 2 रेखाओं से बनाने से यहाँ बन जाता है दिल्ली, बीच में नहीं लेकिन यहाँ से इस तरफ को। और यहाँ दिल्ली और बैरकपुर की रेखा ये हमने 1857 में ऑलरेडी ली थी। फिर एक और रेखा, ये भी हमने 1857 के विद्रोह में ली थी इस जगह से। ये 2 जगह हिस्सा था, यहाँ से भी ली थी, लेकिन इस बार हम यहाँ से नहीं ले रहे हैं, केवल इसी रेखा को रख रहे हैं। ये कौन सी रेखा होगी? ये होगी चौथी रेखा। 5वीं और भी आएगी, लेकिन पहले नई रेखा कर लेते कि कौन कौन सी नई रेखा हमने की है। हमने जो पहले वाली जो की थी वो यहाँ से करी थी, लेकिन नई रेखा हमने यहाँ से यहाँ पहुँची है। कैसे? लेकिन ली है इस तरफ से, आधा हिस्सा कर दिया हमने, ये आधा हो गया, और इसको भी आधा कर दिया हमने। आधा आता है गुजरात का ये वाला हिस्सा जो अंदर तक जाता है, यहाँ से लिया पैरेलल रेखा, और ये यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, फिर एक और नई रेखा ले लेते हैं यहाँ से। ये रेखा यहाँ से हमने ली, और कहाँ तक? इस बांग्लादेश का जो ऊपर वाला सिरा, अगर गेंडे की तरह दिखे, इसका मुंह है और ये सींग होते हैं गेंडे के, तो देखना इसके साथ हमने इसको मिला लिया। ठीक है, तो ये भी नई रेखा बनी। इसके पश्चात एक और रेखा ली हमने, जो पुरानी रेखा है 1857 वाली। ये हाथ, अगर इसको मान के चलते हैं ये हाथ की तरह, तो ये इस हाथ से हमने रेखा लगाई, ये भी हमने पहले करी थी। इसके अलावा 2 और रेखाएं हैं जो अलग जगह से लगेंगी, पाकिस्तान और इधर आते हैं हम। जो आपका ये वाला हिस्सा देखेंगे, अगर लाइन खींचे तो ये आगे चली जाती, तो वैसे ही हमने लाइन खींची इस तरह से, और कितने आगे तक ले गए? जितना यहाँ से यहाँ है उसका नाप लिया, और उसको 2 बार हमने आगे काटा, 1 और 2, और ये रेखा ली हमने। इसके बाद एक और रेखा लेंगे इस तरह से पैरेलल, इस तरह से आगे पैरेलल ली, और इस रेखा के समानांतर। ये उतनी ही काटनी जितनी यहाँ से लेकर इतनी है, उतना ही हमने आगे को काटा इसको, और इस प्रकार से ये रेखा। अब रेखाओं का काम हमारा जो समाप्त हो गया। अब हमें दर्शाने हैं कि जगह कैसे दर्शानी है। सबसे पहले दिल्ली आपको कंफर्म है, इस रेखा को और इस रेखा के इस कॉर्नर में जाके आपने दिल्ली को जो है बताना है। ये पहले 1857 ईस्वी के विद्रोह में भी किया था। तो लेकिन इस बार इसको दिल्ली नहीं कहेंगे, इस बार इसका पुराना जो नाम था वो था इंद्रप्रस्थ। याद रखना, अपने नाम था इसका पुराना इंद्रप्रस्थ, तो आपने इंद्रप्रस्थ ही बोलना है, लिखना भी यही है। फिर एक हमने लिया था यहाँ पर, याद होगा आपको क्या लिया था, वो मेरठ। ये आपको याद होगा, 45 डिग्री का कोण इस तरफ को जाते हुए, और नेपाल का आधा जितना बनता है उतना आपने डिस्टेंस यहाँ से लिया, और ये पड़ गया आपका, क्या पड़ा? मेरठ। अब अगला जगह जो है ये जगह, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा, इसको लेने से पहले हमें इस रेखा को, जो ये गई थी, और ये रेखा जो हाथ वाली जो रेखा है, अगर देखें तो इस जगह के ऊपर काटती हैं, और मैंने आपको बताया था उस मानचित्र में, ये जो जगह पड़ती है ये पड़ता है आपका झांसी। और झांसी का, अगर दिल्ली और झांसी का अगर आधा कर दिया जाए तो यहाँ पड़ता था आगरा, और आगरा के पास ही ये जगह पड़ती जिसका नाम है मथुरा। तो ये मथुरा, अब हम यहाँ पर जो है मथुरा कहेंगे, आगरा नहीं कहेंगे, लेकिन ये आधे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाना है, तो इस प्रकार से ये आ गया मथुरा। ठीक है जी। अब और नया जगह लेते हैं, तो वो आता है आपका यहाँ पर पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र कैसे गई? इस नई रेखा के, नई रेखा में क्या करेंगे आप लोग कि ये जो नेपाल है इसका 1.5 गुना, 1 और आधा और, तो ये बन जाता है 1.5 गुना। अगर ये भी याद नहीं रहेगा तो आपने ये वाला हिस्सा याद रखना है नेपाल का, इससे आपने नीचे की तरफ जो है इस रेखा के ऊपर निशान लगा देना है,
तो ये आ गया पटना या पाटलिपुत्र, ठीक है। तो उस समय कहा जाता था पाटलिपुत्र। तो 4 हो गए, फिर से देखेंगे, मेरठ, इंद्रप्रस्थ, मथुरा और पाटलिपुत्र, ठीक है। अब नई जगह और करते हैं। ये नई जगह, इसको करने से पहले एक और कर लेते हैं, ये इस जगह को जान लेते हैं पहले। ये हमने क्योंकि 1857 के विद्रोह हमने करी थी, अगर आपको याद होगा, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद। लेकिन आज इलाहाबाद नहीं है। हमने क्या किया, ये जगह, ये जो रेखा थी, ये आपको याद होगा किस प्रकार से की, लेकिन हमने एक और रेखा लगाई थी जिसके बलबूते पर हमने इससे जाना था। लेकिन आज हम जो इलाहाबाद है, या इलाहाबाद के साथ ये प्रयागराज है, याद रखना, हमने आज इलाहाबाद नहीं बता रहे हैं। इलाहाबाद जो है गंगा और यमुना का संगम है, और उसके साथ ही जो नगर पड़ता है उसका नाम है प्रयागराज। तो प्रयाग को कैसे दिखाएंगे, जितना आपने दिल्ली से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उतना ही आपने आगे बढ़ना है, और आपका ये आ जाएगा प्रयाग, ठीक है जी, प्रयागराज। और प्रयागराज से कुछ ही दूरी पर, इससे कम दूरी के ऊपर आपने लगाना एक दूसरा निशान इस रेखा के ऊपर ही, और ये आएगा कौसाम्बी, याद रखना इसका नाम है कौसाम्बी। तो प्रयाग और कौसाम्बी ये 2 जगह और नई जगहें पड़ी हैं, इलाहाबाद के पास प्रयाग, और प्रयाग के साथ ही लगा कि आपका कौसाम्बी, ये यमुना नदी के किनारे पड़ता है कौसाम्बी। तो इस प्रकार से ये 2 जगह। अब तीसरी जगह और आ जाती है यहाँ पर। देखिए, ये गलती हमने 1857 ईस्वी के मैप में करी थी। क्या था कि मैंने आपको बताया था, ये जगह जो आई थी वो था बैरकपुर, याद होगा। इस जगह के काटने के ऊपर की जगह जो आती है, इसके ऊपर तरफ जो लगता है कोलकाता के नज़दीक, यहाँ पर आता है बैरकपुर। तो बैरकपुर और दिल्ली का आधा हमने किया था, और लगभग यहाँ पर ये बैठेगा आधा, हाफ। और इससे इसके ऊपर ही हमने जो निशान लगा दिया था गलती से कल। कहते गलतियाँ अध्यापकों से भी होती है, तो मैं मानता हूँ मेरे से वो गलती हुई थी, आपने उसको सुधारना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अध्यापक बच्चों से भी सीखते हैं। तो इस तरह से आपने क्या करना, यहाँ से इसको नीचे की तरफ गिराना है, और इस रेखा से ऊपर की तरफ ही रहना है, इसकी रेखा के ऊपर नहीं ले जाना है, थोड़ा रेखा से ऊपर रखना है। तो ये जगह है जो हमने कल भी बताई थी, कल बताया था हमने इसको बनारस, लेकिन कल नहीं, मतलब 1857 ईस्वी के जब भी आपका आएगा भरने के लिए, तो उस समय हमने बोला था बनारस, और ये आज का आधुनिक वाराणसी है, वाराणसी, ठीक है, याद रखना। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ वाराणसी नहीं, आप बोलेंगे यहाँ पर सारनाथ, क्योंकि सारनाथ वाराणसी के ही नज़दीक है, तो ये वाराणसी नहीं बोलेंगे आप, इसको बोलेंगे सारनाथ, क्योंकि इस मानचित्र में हमें सारनाथ बताना है। सारनाथ जहाँ पर जो अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ जो है वो बनाया गया था। तो सारनाथ के स्तंभ से ही अशोक का जो इम्प्रेशन है वो लिया गया है। जो अशोक आज हम लगाते हैं, भारतवर्ष इसको यूज़ करता है चिन्ह के तौर पर। तो ये सारनाथ वो जगह है, ठीक है। तो ये सारनाथ हो गया। तो ये 3 जगह देखिए, ये बीच वाला क्या हुआ, प्रयाग जो इलाहाबाद के पास है, निशान कैसे लगाना, यहाँ से जितना है उतना यहाँ पर लगाना है। उसके साथ ही पड़ा कौसाम्बी, और उसके इस तरफ को ही अगर आप इतना इस डिस्टेंस को भी ले लेते हैं, तो इस डिस्टेंस के इतना लिया और ऊपर की तरफ आपने लगा दिया, या फिर मैंने बोला था इसका आधा लिया तो आधा इधर आया, इधर से नीचे इस रेखा को ऊपर तरफ रखा, तो ये पड़ा आपका सारनाथ। क्लियर हो गया सबको। अब आगे बढ़ते हैं, सारनाथ के बाद अब आता है इसी रेखा के ऊपर जहाँ पाटलिपुत्र काम किया था, वैसे ही अगर हम देख इसी का ही 1.5 गुना, यहाँ से भी 1.5 किया, यहाँ से भी 1.5 हमने करना है, तो इस प्रकार। लेकिन ये 1.5 गुना से थोड़ा सा हल्का सा पीछे आपने लेना है, क्योंकि 1.5 कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आपने क्या करना है कि इसका 1.5 गुना करना, लगभग इधर और इधर 1.5 पड़ेगा, थोड़ा आगे जैसे थोड़ा हल्का सा पीछे लेना है। तो इस प्रकार से ये आ गया आपका उज्जैन या उज्जैनी। ये जो पूर्वी प्रांत था, जिसको पूर्वी प्रांत कहा जाता था, उसकी राजधानी का नाम था उज्जैनी, ठीक है जी। तो इस प्रकार से उज्जैनी। अब अगले और कर लेते हैं। देखिए, ये आता है भारतवर्ष का मध्य करना हो तो इस तरह का, ये आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, और मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम है भोपाल। तो भोपाल के नज़दीक ही पड़ता है सांची, जहाँ पर महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ दबाई गई थी, और वहाँ पे सांची स्तूप बनाया गया है। तो ये जगह पड़ी सांची, ठीक है, ये सांची। तो उस समय के ये छोटे छोटे जो है वो जगह थी, जो इम्पोर्टेंट जगह थी, उनको हमें दर्शाना है। तो ये होगा सांची। उसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे आप, इस जगह के ऊपर हमने दिखाया था बैरकपुर, लेकिन अब इस जगह से ही आपने इस तरफ को जो निशान लगाना है, और ये पड़ा आपका ताम्रलिपि, याद रखना इसका नाम है ताम्रलिपि। फिर से इस जगह से इस तरफ को लगाया निशान, तो ये बन गया ताम्रलिपि। फिर
अब बात करते हैं यहाँ पर ये अगर मैं फिर से हटाऊँ इसको तो ये कटा हुआ हिस्सा आता है, देखिए ये मुंबई का हिस्सा आता है कटा हुआ। तो ये मुंबई में ही एक पड़ता है सोपारा, बहुत आपने सुना होगा इसका नाम जो है, कई बार जो है वो जो रियलिटी शो उसमें बार बार जो है आता है नाम, खासकर कपिल शो में सोपारा। तो ये सोपारा जो है ये भी उस समय इम्पॉर्टेंट थी चंद्रगुप्त के शासनकाल में, तो ये सोपारा भी आपको बताना पड़ेगी। तो सोपारा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ दक्षिण भारत में, अगर दक्षिण की बात हमने करी थी दक्षिण में, तो दक्षिण में जो राजधानी थी, दक्षिण प्रांत की राजधानी थी, उसका नाम था स्वर्णगिरी, मतलब सोने का पहाड़। तो ये सोने जो स्वर्णगिरी है उसको किस तरह से दर्शाया मैंने, देखिए स्वर्णगिरी के लिए जो है ज़्यादा कोई करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि लगभग अगर इस जगह से, अगर इस तरफ को देखूं मैं, इसके इस रेखा को ही ले लेते हैं, इस रेखा से दाईं तरफ को हमने लगाया, लेकिन इसके बिल्कुल इस तरफ को, ये आपका जगह है सोपारा। तो सोपारा की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ तो आपने इस जगह से जहाँ इस रेखा के पास उससे राइट साइड आपने जो है लगा देना है। कैसे, देखिए ये है आपका स्वर्णगिरी। कैसे मैंने लगाया इसको कि इस जगह का अगर ये ले तो मध्य हिस्सा ये आता है, ये जो कट हिस्सा इधर, इधर से मैं सोपारा की तरफ बढ़ता हूँ तो सोपारा की तरफ बढ़ते हुए इस लाइन की इस रेखा के साथ ही मैं लगा दिया, तो ये आपका आ गया क्या, स्वर्णगिरी, जो दक्षिणी प्रांत की राजधानी का नाम था। ठीक है जी। अब हमारे पास दो और जगह बच जाती है, और बचती हैं दो नहीं 4 जगह बचती हैं। ये आपका पड़ा अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में ये जो जगह है, इस जगह का नाम है काबुल। तो ये कैसे लगाया था मैंने, यहाँ से 3 गुना लिया था, 1 2 और 3 गुना लिया था, कहाँ, इसका नेपाल का हिस्सा, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। तो इस प्रकार से ये आ गया आपका काबुल। याद रखना काबुल कहाँ पड़ता है, काबुल राजधानी है किसकी, अफ़गानिस्तान की। फिर आगे हमने जितनी रेखा यहाँ से ली थी और उतने आगे बढ़े थे, और यहाँ पे आपने निशान लगाना, और इस जगह का नाम है हीरात। मैं भूल रहा था, इस जगह का नाम है हीरात। ठीक है। अब हीरात के पास देखिए 2 और जगह हैं जिनके बारे में ज़्यादा लाइनें लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह है यहाँ पे, देखिए ये आपने याद रखना है इस तरह का हिस्सा, और इसके ऊपर आपने लगाना है थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के, जितना जो है दिल्ली और मेरठ के बीच में उतना डिस्टेंस के बाद आपने यहाँ पर इस कुबड़ के ऊपर आपने ये लगाना है, और इसका जगह का नाम है कंधार। ये वो जगह थी जहाँ पर भारतीय जो आतंकवादी थे वो वायुयान को जो है लेके कहाँ गए थे, कंधार लेके गए थे, और इस प्रकार से वहाँ पर उन्होंने, आतंकवादियों ने बहुत सारे आतंकवादियों को भारतवर्षी जो जेलें थी वहाँ से छुड़ाया था, बहुत सारे आतंकवादियों को। तो ये वो जगह है कंधार। अब कंधार के बाद अगला जो नाम आता है वो है तक्षशिला। यस, नाम आता है तक्षशिला, और जो आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी का नाम था तक्षशिला, और जो एक विश्वविद्यालय के तौर पे भी ये जो जगह थी वो उभरी थी, और विदेशी जो लोग आते थे एजुकेशन लेने के लिए वो इस तक्षशिला में भी आते थे। बहुत बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। इस प्रकार से तक्षशिला जो है ये वो जगह है। ठीक है। तो तक्षशिला को कैसे दिखाएंगे, अगर मैं इसमें यहाँ रेखा लगाऊँ, जितना डिस्टेंस यहाँ से लेके इतना है उतना ही आगे बढ़ना उसी दिशा में, और यहाँ पे तक्षशिला आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना आगे बढ़ना है और निशान लगाना है, तो ये बन गया आपका तक्षशिला। तो इस तरह से आपकी जो जगहों के जितनी भी जगह थी वो हमने दर्शा दिए, इतनी ही आपने दर्शानी है मानचित्र में। इसके पश्चात इन रेखाओं का कोई कार्य नहीं रह जाएगा, ये आप उनको रब कर देंगे, मिटा देंगे। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी आपने लाइनें लगानी है बिल्कुल हल्के हाथ से लगानी है, ताकि ये निशान ना कर दे मानचित्र पर। तो इस प्रकार जब मिटाएंगे तो ये ऐसे लगनी चाहिए जैसे ये काम हुआ ही नहीं हो। तो अब आपकी जगह जो है वो अपनी जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ थी वो लग चुकी हैं। अब बात करेंगे नाम लिखने की। सबसे पहले यहाँ से नाम क्या था, हीरात। ठीक है। हीरात के बाद यहाँ पर बात करेंगे काबुल। बोलते चलेंगे साथ साथ ताकि आपको याद रहा या नहीं रहा। ये हो गया हीरात, ये हो गया काबुल। यस, ये क्या है, कंधार, जहाँ पर अभी मैंने कहा था कि हादसा हुआ था, हमारे जो एक जहाज़ को लेकर चले गए थे आतंकवादी, यहाँ पर उतारा था उन्होंने। तो इस तरह से ये जगह का नाम है तक्षशिला, सही है। यहाँ क्या नाम है,
सही है मेरठ। ये क्या है, सही है, लेकिन दिल्ली नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यस इंद्रप्रस्थ, इसको बोलेंगे इंद्रप्रस्थ। ये क्या है, यस यस बताएंगे, मथुरा, बिल्कुल सही बोला। उसके पश्चात आ जाएंगे नीचे, नीचे की तरफ, यस सॉरी पाटलिपुत्र रह गया, पाटलिपुत्र के बाद आएंगे कौशाम्बी, यह क्या आएगा, ठीक है प्रयागराज। ये क्या है, ये क्या है शाबाश, ये है सारनाथ, सही है। सारनाथ के बाद नीचे या अच्छा उज्जैनी, इसके बाद यस मध्य भारत भोपाल के नज़दीक सांची, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, यस यस यहाँ 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 हमने कल और किया था ठस्त, अब ये कुछ और है जिसका नाम है स्वर्णगिरी, सॉरी ताम्रलिपि, स्वर्णगिरी नहीं ताम्रलिपि। और नीचे की तरफ जो है ये आपका स्वर्णगिरी अभी नहीं करेंगे, लेकिन ये करेंगे यहाँ पर सुपारा, और ये है आपका स्वर्णगिरी, ठीक है। तो सभी के नाम हमने एक एक करके जो है वो लिख भी दिए। तो इस तरह से आपने जो है इनको याद रखना है कि कौन कौन से, जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक आपने इनको इसी तरह से बोलते रहना, ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन सी जगह कहाँ है। जैसे मैं भूल गया था कि यहाँ स्वर्णगिरी, लेकिन यह ताम्रलिपि है और यहाँ पे स्वर्णगिरी। तो उस समय जो राजधानियाँ थी अपने अपने राज्य की, मगध साम्राज्य की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। अगर हम बात कर दक्षिणी साम्राज्य की बात करें तो दक्षिणी जो राज्य था, प्रांत था सॉरी, उसका नाम था स्वर्णगिरी। अगर हम जो है पूर्वी प्रांत की बात करें उसका नाम था उज्जैनी। अगर हम जो बात करते हैं उत्तर पश्चिम की तरफ की तो उसका नाम था तक्षशिला। तो इस प्रकार से ये राजधानियाँ उस समय की रही हैं। अब हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए और करेंगे सीमाओं की। इस तरह से आपने जो सीमा देखी किस तरह से यहाँ से आप शुरू करेंगे, और क्योंकि ये जगह पूरी हमने कवर करनी है तो इस तरह से हम जाएंगे इस तरह से, और ये कवर करते हुए यहाँ से इस तरह से इस तरफ को जाते हुए यहाँ से, और ये इस तरह से जाते हुए यहाँ से ये। तो आप किसी भी तरह से इसको जो है कवर कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है ऐसे 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 हल्का सा इधर लेते हुए, और यहाँ से इस जगह को और इस तरह से बीच में से आप यहाँ से ऐसे भी ले जा सकते हैं सीधे तौर पर यहाँ। अब मैंने यहाँ पर ये सीमा नहीं लगाई है तो इसलिए ये भी आपने जो है डार्क करना है, और ये छोड़ देना है, नेपाल को छोड़ देना है, और इस प्रकार से ये सीमाओं को आगे बढ़ते रहना है, ठीक है जी। अब यहाँ आप अब पहुँच गए हैं, मैंने यहाँ शुरू किया था, यहाँ से इस तरह से और इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान के ये वाला हिस्सा, और यहाँ से सीधे ही आपने यहाँ पर कुछ एक पॉइंट आपने बना लेने। अगर आपने यहाँ करेंगे इससे सीधे ले जाइए ऊपर इतना लगभग जो है, और इस प्रकार से जो है आपने यहाँ से आप सीधे भी ले जा सकते हैं ऐसे, अगर नहीं मालूम हो रहा है यहाँ से सीधे ऐसे, और यह सीधे इस तरह से। और ये रेखा जो है आपने नेपाल को नहीं लेना, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में नेपाल शामिल नहीं था। अब यहाँ से आग बढ़ेंगे, एक और रेखा आप लगाएंगे, और ये रेखा थी इस तरह से बांग्लादेश से बीचों बीच, और इस जगह के ऊपर आप देखेंगे ये गंगा का जो है वो जहाँ गिरती है ब्रह्मपुत्रा वहाँ का ये। तो इस तरह से ये आपने लगाना है ऐसे। अब यहाँ से आपने इस सीमा के साथ जो है चलना है, ये भी आपने डार्क करनी है, जैसे आपने ये डार्क की है वैसे ही आपने ये सारी सीमा डार्क करनी है। अब दक्षिण भारत जो है पूर्व में दक्षिण भारत दक्षिण तक जो है पूरा वो नहीं गए थे, लगभग यहाँ तक वो पहुँचे थे, और यहाँ से आपने जो है एक रेखा लगानी इस तरह से ऐसे, याद रखना है। ये भी इसका उभरा हुआ हिस्सा है और ये भी इसका ऊपर, लेकिन ये ऊपर से शुरू करना है इस तरह से, और ऐसे ये। तो इसके बाद आपने फिर से इस तरह से चलना है, और ये पूरी सीमाएं आपने जो है वो डार्क कर लेनी है, ताकि ये पता लगे कि ये सारा जो है वो भूभाग जो है था जिसके ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था, ठीक है। तो ये डार्क करने के बाद अब आपका कार्य क्या रहेगा, वो रहना है आपने कि और भी नाम आपके रह गए शेष, जैसे कि यहाँ पे याद रखना है कि ये कलिंग प्रांत था, जिसकी बात हम अशोक के साम्राज्य में करेंगे। ये कलिंग था, इस जगह के ऊपर कलिंग, तो यहाँ इस जगह से लेकर इस जगह के बीच में आपने लिखना है कलिंग, इससे आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ से यहाँ के बीच में आपने कलिंग लिखना है। इसके अलावा यहाँ सौराष्ट्र बोलते थे उस समय, सौराष्ट्र। इसके अलावा यहाँ मगध, याद रखना है कि इसको मगध कहते थे। अब इसके अलावा और भी जो हमने 1857 के विद्रोह में भी किए थे वो थे देशों के नाम। अफ़गानिस्तान उसमें नहीं आया था, अफ़गानिस्तान ये क्या है आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान, ये गलती से रेड हो गया है। फिर
यहाँ बढ़ेंगे तिब्बत, यस, ये चीन, ये सारे कलरफुल हो गए। पहले मैंने एक कलर में किए थे, शायद किस तरह से हुआ कुछ समझ नहीं आया, तो एक ही कलर में रखने हैं। पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चीन हो गया, तिब्बत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया, और यहाँ पे श्रीलंका। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो है वो देशों के नाम हो गए जो पड़ोसी देश हैं। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर भारत, ये थोड़ा बड़ा करके देना है क्योंकि यही सी का मानचित्र हम कर रहे हैं, भारत। फिर उसके पश्चात करेंगे अरब सागर जो पश्चिम की तरफ पड़ता है और पूर्व की तरफ पड़ता है बंगाल की खाड़ी, और नीचे पड़ता है आपका हिंद महासागर, जैसे हमने पहले भी किया था। इसके पश्चात और भी जो नीचे दक्षिणी जो हिस्सा बच जाता है उसमें चोल, ये जो नाक आता है, देखिए ये आदमी की तरह शकल अगर बना ले इसको तो यहाँ आंख पड़ती है, तो इसके ऊपर आपने लिखना है, नाक के पास जो है वो लिखना आपने चोल, और यही नीचे की तरफ आप लिखेंगे पांड्य। तो इस प्रकार से चोलो और पांड्य का शासन उस समय रहता था, तो इस प्रकार से ये आप भी लिखेंगे। उसके पश्चात अब हमारा ये जो कार्य है वो ख़त्म हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। लेकिन हमें दर्शाना पड़ेगा कि साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, जिसकी हमने बात करी थी कि उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक ये फैला हुआ था, और पूर्व में ये बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश, और ऊपर में और उत्तर की बात कर तो हिमालय से लेकर दक्षिण में जो है सुदूर कहाँ कहाँ तक की बात की, कृष्णा नदी तक जो है फैला हुआ था, या मैसूर तक फैला हुआ था। ठीक है, तो ये इसका साम्राज्य था। तो अब हमें ये दर्शाना पड़ेगा, या तो इसको जो है हल्का सा पेंसिल से जो है वो शेड दे के बताना पड़ेगा, या फिर आपको लाइनें खींचना पड़ेंगी जैसे मैंने किया है इस तरह से। तो इस तरह से ये लाइनें खींचते रहेंगे आप लोग एक ही तरफ को, एक दिशा में ही और बराबर दूरी पर जो है, ताकि ये अच्छा भी लगे दिखने में। तो जितनी भी ये जगह जहाँ पर ये साम्राज्य स्थित, देखिए मैंने नेपाल को नहीं लिया क्योंकि नेपाल इसमें शामिल नहीं था। तो इस तरह से ये सारा जो जगह बचती है, ये सारा का सारा जो है साम्राज्य है जो है किसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। यहाँ सिर्फ ये अगर डार्क हो जाए, ये कमी रह गई है तो बहुत ही अच्छा लगना था। तो इस तरह से आपने इनको भी डार्क करना है, याद रखना है, इसको छोड़कर, इस तरह नेपाल को छोड़कर। तो ये हो गया आपका चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, ये पहला मानचित्र आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिंदुसार की। तो बिंदुसार का माना जाता है कि उसने दक्षिण में भी थोड़ा सा जो है अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो इस तरह से अगर आप ये कर्व ना देकर आप इसको ले जा सकते हैं इस तरह से, तो एक आप चेंज यहाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में माना जाता है कि वो शायद सही नहीं था। तो इस तरह से आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, नेपाल में उसने जो है काफ़ी, नेपाल का काफ़ी हिस्सा जो है वो जीतने के प्रमाण जो है वो मिले हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, एक नई रेखा, यस पीछे में थोड़ा सा भूल गया, देखिए नेपाल में जाने से पहले जो है बात कर लेते हैं, क्योंकि अशोक के साम्राज्य की बात कर लेते हैं। अशोक के, यस ये भूल गया था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य में एक खामी और रह गई थी, और ये थी ये नहीं लगाया था हमने। देखिए कलिंग प्रांत जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था, तो ये आपने नहीं दर्शाना है, ये भी आपने सीमा में रखना। तो इसकी सीमा, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा ये रहेंगी, ये नहीं आएगा, क्योंकि कलिंग जो है वो उस समय स्वतंत्र राज्य था। तो इस प्रकार से ये चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का चार प्रांत थे, कलिंग नहीं था, तो ये है कलिंग जिसे अशोक ने जीता था। तो ये मैं फिर से, क्योंकि मैं भूल गया था, तो आपने ये ख्याल रखना कि इतना करने के बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कंप्लीट होता है। ठीक है जी, अब आती है बिंदुसार की। तो बिंदुसार की मैंने जैसे शुरू करा था कि यहाँ से आप ऐसे बता सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर की, उत्तर की तरफ को बिंदुसार के। तो उसने कहते कि उसने नेपाल का हिस्सा जो है काफ़ी हद तक जीत लिया था। तो इस तरह से आप इसको, इसी लाइन को ले जाएंगे सीधे तौर पर, यहाँ तक आपने इसको मिला लेना है, बस इतना कार्य करना है। तो ये बिंदुसार का बन जाएगा आपका, बिंदुसार का। और उसमें कलिंग प्रांत नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी जो है एक स्वतंत्र शासक के तौर पर उस समय रहा जब बिंदुसार ने शासन किया। तो इस प्रकार से ये हो गया बिंदुसार का। अगर हम थोड़ा सा इनको बढ़ा दें आगे तो ये कंप्लीट हो जाता है।
ये बिंदुसार ने जीते हुए प्रदेश थे। तो इस प्रकार से ये होगा बिंदुसार का पूरा साम्राज्य, ठीक है जी, जिसमें कलिंग शामिल नहीं था। मैं बार बार कह रहा हूँ, ना चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, ना ही बिंदुसार के साम्राज्य में। अब अशोक के साम्राज्य में क्या फ़र्क पड़ा, केवल उसने एक ही लड़ाई लड़ी थी 261 ईसा पूर्व में, और वो था इस कलिंग को जीतना। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इस रेखा को बढ़ा देता हूँ और इसको मिटाना है सिर्फ, और कलिंग को लिखा रहना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि मैंने मिटा दिया इसको वाइट में, ये तो कलरफुल है, आपने इसको ख़त्म कर दिया और ये सीमा अब बन गई पूरी तरह से, यहाँ बाहर से होती, ये बाहर से होती सीमा बन गई। तो अब ये बन गया किसका, अशोक का साम्राज्य। याद रखना, अब इसको कहा गया अशोक का साम्राज्य। पांचवा जो प्रांत था कलिंग, उसे उसने जीत लिया था, बनाया था अलग से। तो इस प्रकार से कलिंग को जीतने के पश्चात उसने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी अशोक ने, और इस प्रकार से ये हुआ अशोक का साम्राज्य, ठीक है। तो किसी का भी यदि आता है, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य का आता हो, चाहे बिंदुसार का आता हो, चाहे अशोक का आता हो, तो आपने इस तरह से ये पूरा कार्य जो है वो करना है। इसके बाद आता है कि जो बॉक्स बनाने का काम जो है, यहाँ जगह नहीं थी प्रॉपर, क्योंकि 3 बॉक्स बनाने, तो मुझे ऊपर जगह मिली। आपके ऑलरेडी बने होंगे तो वहीं आपने जो काम करना है, पहला बॉक्स बनाना है, और पहले बॉक्स में आपने क्या करना है, जैसे आपने ये काम किया, यहाँ पे ऐसा ही आपने लगाना है गोला, और इसको आपने ये क्या दर्शाया, आपने ये दर्शाया आपने प्रमुख नगर, उस समय के जो प्रमुख जगह थी या केंद्र थे या नगर थे, प्रमुख नगर, ये दर्शाया आपने इसके द्वारा। फिर दूसरा आपने एक और देना है, और इसमें आपने क्या किया, जिस प्रकार से ये लाइनें दी गई है, इस तरह से ये रेखा उसी दिशा में आपने जो है रेखाएं देनी है, और ये इन रेखाओं के द्वारा आपने क्या दर्शाया, वो दिखाया साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार की यहाँ तक जो है उसका साम्राज्य जो फैला हुआ था। तो इस तरह से हमने दूसरे उसमें दिया साम्राज्य विस्तार। एक और अलग से हमने दिया है ये स्टार जो है, तो ये स्टार आपने यहाँ बनाना है, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये है राजधानी। तो ये उस समय की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये 3 इस बार ब्लॉक आपको बनाना पड़ेंगे इस मानचित्र के लिए, और फिर जाके आपका काम जो है वो अब पूरा हुआ इस मानचित्र का। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, नहीं आई होगी तो इसको बार बार आप जो है देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, और 5 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाते हैं। और ये भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, अशोक का आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का आता है, और कभी कभार जो है बिंदुसार का भी आ जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपने कर लेना है। अंत में मैं हमेशा आपकी, क्योंकि चाणक्य की ही बात चली थी, तो चाणक्य ने एक और सुंदर पंक्ति कही है कि सुंदरता मन को आकर्षित करती है। जब भी कोई सुंदर चीज़ करते हैं तो आप आकर्षित होते हैं, लेकिन एक अच्छा चरित्र हृदय जीत लेता है। अगर किसी का चरित्र अच्छा हो, देखिए अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं दक्षिण भारत के लोगों के साथ जब मिला था, लोगों ने मुझे कहा था यार वो ऐसे होते हैं, काले होते हैं, वैसे होते हैं, सुबह देखेंगे वैसे, लेकिन जब मैं उनके साथ मिला, हो सकता है कि पहली बार मैं उनकी सुंदरता की तरफ आकर्षित नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे साथ बात करी, उनके शब्दों को सुनकर मेरा जो हृदय उन्होंने जीत लिया। इतने इंटेलिजेंट, इतने हम ये कहेंगे कि बिल्कुल सिंपल, एक चप्पल में होंगे, एक ऊपर से जो है वो उन्होंने एक धोती सी लगाई होती है, ऊपर एक छोटा सा कमीज़ पहनी होती है। जितने सादे हैं उतनी उनकी भाषा भी, उतने ही सादे उनके हृदय भी हैं, और इंटेलिजेंट हमारे से कई गुना आगे, लेकिन उसका घमंड जरा भी नहीं। तो आपका जो अच्छा चरित्र है वो हमेशा हृदय को जीत लेता है। तो आप इस तरह के बनिए कि जब भी 4 आदमियों के बीच में बैठे तो आपकी अंदर ही अंदर जो है वो आदमी प्रशंसा करे कि देखिए कितना अच्छा बच्चा है, कितना सही है। तो आपकी इज्जत उस गुरु की भी इज्जत होगी जिसने उसको पढ़ाया होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आपने आज फिर से मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए फिर से पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।